हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है GSTR 1 से रिलेटेड। GSTR 1 होता क्या है, इसको फाइल करने के रूल्स क्या हैं, इसकी ड्यू डेट क्या है और क्या इस पर कोई लेट फीस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं GSTR 1 होता क्या है। GSTR 1 is a monthly or quarterly return that should be filed by every registered GST taxpayer, and it contains details of all outward taxable supplies. In GSTR 1, it contains 13 sections on which we put different type of supplies. Sections are below. देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं GSTR 1 जो है उसमें एक पार्टी अपनी हर महीने की सेल्स यानी सप्लाईज डालती है। ये हर उस पर्सन को फिल करनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको सारी की सारी अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मतलब जो भी सेल हुई है एक पूरे महीने के अंदर वो सारी की सारी आपको इसमें शो करनी होती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं GSTR 1 के अंदर 13 सेक्शंस कंटेन होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारा B2B से रिलेटेड है, कुछ B2C से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट, B2C अदर्स, नील रेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डॉक्यूमेंट, HSN, एडवांसेस। तो हमारा GSTR 1 में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो हम एक एक करके सारे टैब्स के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे B2B इन्वॉइसेस की। B2B इन्वॉइसेस होता क्या है? B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। Under this section, we consider only taxable outward supplies which is made to a person who is registered under GST. हम B2B सप्लाईज में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज तो लेते हैं, लेकिन किसको? जो सिर्फ ऐसे पर्सन्स को की गई है जो GST में रजिस्टर्ड है। आप जैसे ही B2B के टैब पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। आपको उसमें ऐड रिकॉर्ड्स करना है। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आपको पार्टी का GST नंबर दिखाना है। जैसे ही आप पार्टी का GST नंबर फिल करेंगे, ये अपने आप ही रिसिपिएंट नेम यहाँ पर पिक कर लेगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू ले लेना है। नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा होगा कुछ रेट है। रेट यहाँ पर वो डालना है, सपोज जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो भी टैक्स रेट है उसके सामने आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर ले लेना है। और जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। देन आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप B2B में डेटा फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर की। बिजनेस टू कस्टमर में आप देख सकते हैं एक है B2C लार्ज एंड दूसरा है B2C अदर्स। इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं B2C होता क्या है। अंडर दिस सेक्शन वी कंसीडर ओनली टैक्सेबल सप्लाईज विच इज मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। जैसे कि आप जानते हैं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है वो कस्टमर ही होगा। अगर पार्टी GST में रजिस्टर्ड होती तो वो क्या होती? B2B पार्टी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं B2C। जैसे कि आप B2C के ऊपर देख सकते हैं, इस पर लिखा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। आपको B2C लार्ज में दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट कि ये इंटर स्टेट सप्लाईज मतलब जहां पर सप्लायर है उस स्टेट को छोड़ के किसी अदर स्टेट में होना चाहिए, और जो इनवॉइस वैल्यू है 2.5 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। नेक्स्ट B2C में आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज कवर्ड अंडर टेबल 5। ये जो टेबल 5 है ये इसी टेबल की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल 5 B2C लार्ज इनवॉइसेस लिखा हुआ है। तो ये किस चीज की बात कर रहा है? जो अदर देन टेबल 5 कह रहा है, किस चीज की बात कर रहा है? ये कह रहा है कि आप जो टेबल 5 में इंटर स्टेट सप्लाई ले रहे हैं और 2.5 लाख से ज्यादा का ले रहे हैं, उसको छोड़कर जो भी सप्लाईज होगी आपकी B2C अदर में चली जाएगी। जैसे कि 2.5 लाख से कम की जो भी इंटर स्टेट सप्लाईज होंगी वो सारी की सारी चली जाएंगी B2C में।
और 2.5 लाख से ज़्यादा या 2.5 लाख से कम इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ध्यान से सुनिए, 2.5 लाख से ज़्यादा या कम इंट्रा स्टेट सप्लाईज वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी? B2C अदर्स में। इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात जो है वो है, आप ये देख सकते हैं ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिखा है नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। B2C अदर्स के लिए कोई भी अलग से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का टैब नहीं हो सकता। आप इससे रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का अलग से नहीं शो कर सकते हैं, आपको इसमें नेट ऑफ करके शो करना होता है। नेट ऑफ मतलब आप टोटल सप्लाईज लेंगे, उसके नीचे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी उसका सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा प्लस माइनस करके आप जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको B2C में पुट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये B2C लार्ज का टैब है, ये B2C अदर्स का टैब है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप B2C लार्ज की डिटेल्स फिल करेंगे तो आप सबसे पहले POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई फिल करेंगे। नेक्स्ट आप इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाईज मतलब हमेशा IGST ही आएगा। आप कभी भी यहाँ पर CGST SGST का टैक्स नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी यहाँ पर क्या 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू का जो भी इनवॉइस होगा वो, और हमेशा इंटर स्टेट ही आएगा। आप कभी भी यहाँ पर सेम स्टेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट B2CS, इसमें आप डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या है? POS सेम, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर आप सेम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटर और इंट्रा दोनों आता है। इंट्रा में 2.5 लाख और 2.5 लाख से कम दोनों ले सकते हैं, और इंटर का सिर्फ यहाँ पर 2.5 लाख से कम वाली वैल्यू आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू डालनी है आपको, देन आपको रेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिटेल्स जाती है और यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर की डिटेल देखने को मिल जाती है। ये दोनों डिटेल फिल करने के बाद आप सेव करेंगे और आपका बिजनेस टू कस्टमर का डेटा भी फिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। इसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट के टैब में डेटा किस तरीके से हम फिल करेंगे। अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, मतलब ये जो है सेक्शन 9B में हम ये देख सकते हैं, वी ओनली कंसीडर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट रिलेटेड सेक्शन 4 B2B इन्वॉइसेस। मतलब जो सेक्शन 9B है डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, इसमें हम सिर्फ जो B2B पार्टी से रिलेटेड डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 9B डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें हम सिर्फ B2C लार्ज और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट फिल कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे B2C लार्ज वाले फिल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के फिल कर सकते हैं, तो B2C अदर्स का क्यों नहीं फिल कर सकते? जैसे कि आपने थोड़ी टाइम पहले अभी देखा B2C अदर्स में नेट ऑफ का एक ब्रैकेट में आपने देखा था, नेट ऑफ का एक ऑप्शन था। हम उसमें क्या करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट माइनस करके फाइनल वैल्यू लेते हैं क्योंकि उसके लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई अलग से टैब नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे HSN कोड, SAC कोड एंड डॉक्यूमेंट नंबर की। देखिए GST में HSN कोड एंड SAC कोड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसका एक कोड होता है, या कोई भी हम सर्विसेज सेल करते हैं उसका आप एक कोड ले सकते हैं। आप इजीली इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको GSTR1 फिल करते वक्त, मतलब B2B B2C अदर कोई भी डेटा फिल करने के बाद आपको HSN और SAC कोड भी फिल करना होता है। सेम एज अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन सब टैब्स में डेटा कैसे फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं। HSN कोड में सबसे पहले हम HSN नंबर आप 4 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट अपनी टर्नओवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
जैसे ही आप यहाँ पर HSN कोड डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये HSN होगा वो प्रोडक्ट अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन UQC में आपको क्वांटिटी मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो kg में है, लीटर में है, वो यहाँ पर फिल करना है। देन क्वांटिटी मतलब 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 50 लीटर जो भी है वो यहाँ पर क्वांटिटी फिल करनी है। देन आपको टैक्सेबल वैल्यू, देन रेट, देन आपको IGST, CGST, SGST जो भी आपका टैक्स उस पर लगता होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नंबर की। अब डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स नंबर मीन्स इनवॉइस नंबर। आपने एक मंथ में कितने इनवॉइसेस इशू कर दिए हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको डॉक्यूमेंट नंबर में डालना होता है। आप यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट करके मतलब कहाँ से, फ्रॉम एंड टू, कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइसेस इशू हो चुके हैं, टोटल नंबर क्या है, 50, 100, 150, कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस टोटल है वो डाल सकते हैं। अगर आपका कोई इनवॉइस कैंसिल है तो आप वो डाल सकते हैं। देन नेट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई और इनवॉइस है तो वो नीचे ऑप्शंस होते हैं, वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं GSTR1 की ड्यू डेट की। तो GSTR1 की ड्यू डेट जो है उसके टर्नओवर पर बेस्ड होती है। जैसे आप देखिए, द ड्यू डेट्स फॉर GSTR1 आर बेस्ड ऑन योर टर्नओवर, बिजनेस विथ सेल्स अप टू 5 CR। जो भी बिजनेस हैं उनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको QRMP स्कीम एंड IFF स्कीम भी कहते हैं। ये लोग मंथली ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं और इनकी रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो होती है 13th। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप अप्रैल मंथ की रिटर्न जो है वो कब फाइल करेंगे, मई मंथ में 13 तारीख को। अप्रैल मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट GSTR1 की होती है मई 13। अब वो लोग जिनके बिजनेसेस मतलब जिनकी सेल्स 5 करोड़ से ज़्यादा होती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो सिर्फ मंथली का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं होता। उनको अपनी रिटर्न 11th ऑफ एवरी मंथ सबमिट करनी पड़ती है। जैसे अप्रैल मंथ की जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो है मई 11th। अगर आप ये रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो इस पे किसी भी प्रकार की कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन जो भी परचेजर है उनको ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।